नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज का सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में चुनाव के नतीजे अभी 10 फरवरी को आएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली में सियासत ने फिर अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी और आपके मुख्यमंत्री के दावेदार एक दूसरे को एक बार फिर अवसरवादी होने का आरोप लगा रहे हैं। तो इस चुनाव में केजरीवाल को फर्जी ऑपरेशन का भूत सताने लगा है। उधर अपनी तरफ के पत्ते किरण बेदी को जिताने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कैबिनेट मंत्रियों से लेकर राज्य मंत्रियों की पूरी फौज को प्रचार में उतार दिया गया है। और इतना ही नहीं, 31 जनवरी से बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में 4-4 रैलियां करेंगे। मतलब साफ है कि सभी पार्टियों ने साम दाम दंड भेद हर तरह से दिल्ली चुनाव में अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर स्टिंग से क्यों डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सवाल यह भी कि बेदी को लाने के बाद भी प्रचार में मंत्रियों की फौज क्यों, और सबसे अहम सवाल यह कि अन्ना के चेलों में अवसरवादी कौन है, केजरीवाल या किरण बेदी। इस पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं, कांग्रेस की युवा चेहरा रागिनी नायक है मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के आशीष खेतान, और स्टूडियो में जनसत्ता के संपादक ओम थानवी मेरे साथ हैं। आशीष, आपका फर्जी स्टिंग कौन करा रहा है? देखिए, पिछले साल भी 2013 के चुनाव में एक बड़े शेडी पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन हमारे ऊपर किया, जिसमें कट पेस्ट जॉब था, डॉक्टर स्टिंग ऑपरेशन था। अभी कौन करा रहा है? कलई खुल गई, सच आपको भी पता है, पूरी जनता को पता है। अभी कौन करा रहा है आपका स्टिंग? हमें शक है कि इस सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री, नाम बताइए, जो मंत्रालय अपना छोड़कर इसमें मीडिया सेल ऑपरेशन में बैठाए गए हैं। नाम बताइए। अरुण जेटली जी पे शक है। अरुण जेटली का नाम ले रहे हैं आप? ये बड़ी खबर दे रहे हैं आशीष खेतान हमें। जी हाँ, अरुण जेटली देश के वित्त मंत्री, देश के सूचना प्रसारण मंत्री, आम आदमी पार्टी का फर्जी स्टिंग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। ये बात आप फिर से दोहराएंगे? हाँ बिल्कुल, हमें शक है कि अरुण जेटली जी जो एपरेटस है, सरकारी मशीनरी, उसका दुरुपयोग करके, और एक मीडिया का एक छोटा सा तबका जो है, जो बायस्ड है, जो सोल्ड आउट है, जो बिका हुआ है, उसका दुरुपयोग करके वो हमारे किस बिना पर ये आरोप लगा रहे हैं? आशीष, ये बहुत गंभीर आरोप है। आशीष, आप खोजी पत्रकार के नाम पर आपने अपना नाम कमाया, ख्याति प्राप्त की। किस बिना पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं? बिना किसी साक्ष्य के, किसी सबूत के ये आरोप लगा रहे हैं, या आपके पास वो एविडेंस है? आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप मुझसे भी बेहतर जानते हैं, इस तरह के आरोप लगाने से पहले आपके पास एविडेंस होने चाहिए। हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास काफी इंटेलिजेंस है, और समय आने पर वो इंफॉर्मेशन, वो इंटेलिजेंस हम संवैधानिक बॉडीज के सामने भी रखेंगे और देश की जनता के सामने भी रखेंगे। शूट एंड स्कूट का तो नहीं है, क्योंकि आपकी एक आदत हो गई है कि षड्यंत्र, साजिश, ये बातें आप हवा में थ्रो करते हैं, कीचड़ उछालते हैं और उसके बाद चल बनते हैं। देखिए, हम जब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है दिल्ली में, और हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही, तो आपने कहा कि एविडेंस दिखाइए। हमने शेर सिंह डागर, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई के वाइस प्रेसिडेंट का स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने प्रस्तुत किया, जहां पर वो 4 करोड़ रुपए हमें देने की पेशकश कर रहे थे। शेर सिंह डागर, हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है अनिल अंबानी की। कोई बात नहीं, दिन रात का कोई अंतर नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक ही तरह के काम करते हैं। जनता के हितों के लिए काम करने से इनका कोई लेना देना नहीं है। डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, आप इस बात से पलटने नहीं वाले हैं। आपने कहा आपके पास इनफ एविडेंस है, पर्याप्त मात्रा में सबूत है, इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन है, जिसे आप सार्वजनिक करेंगे, टाइमलाइन देंगे आशीष? क्योंकि अब ये बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है आपने, सीधे देश के वित्त मंत्री पर निशाना साध दिया है। देश के वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय छोड़कर देश की आर्थिक व्यवस्था की चिंता करने के बजाय इस समय दिल्ली का मीडिया सेल ऑपरेशंस हैंडल कर रहे हैं। और देश के वित्त मंत्री के बारे में हवाई बातें हैं, जानते हैं। एक दो साक्ष्य भी आप पेश कर पाएंगे मेरे सामने? देखिए, एक दो कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन। देखिए, इस समय
इस समय हमारी पहली प्राथमिकता चुनाव लड़ना है और अपने संगठन को एक साथ एकजुट रखना है। हम कहीं नहीं चाहते हैं कि हमारा वॉलंटियर कहीं में भी उसमें थोड़ी सी जरा सी भी निराशा आए, वो बड़े जोश के साथ हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, आपको कोई कॉन्क्रीट एविडेंस देना होगा, या आप घबराए हुए हैं, आप डर गए हैं, अनाप शनाप आप अनर्गल आरोप लगाने पर अब आमादा हो गए हैं। जब तक आप मुझे कोई एविडेंस नहीं देंगे, आपकी बात को फेस वैल्यू पे मैं या मेरे दर्शक क्यों लें? आशीष, देखिए, ये आम आदमी पार्टी है और ये सरफिरों की पार्टी है। हम लोगों ने अपना करियर दांव पे लगा दिया, अपना घर बार दांव पे लगा दिया। ये बातें मैंने पहले बहुत बार सुनी है। ना अनिल अंबानी से डरे, ना मुकेश, नहीं तो फिर से सुन लीजिए, ना मुकेश अंबानी से डरे हैं, ना बिजली कंपनियों से डरे हैं, ना कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्रियों से डरे हैं। जब कांग्रेस के वो कद्दावर नेता चिदम्बरम और बड़े बड़े नेता हमें धमकाते थे, नाली का कीड़ा बोलते थे, तब उनसे नहीं डरे। अभी भी आप आरोप लगा रहे हैं सर, ऐसा है, हमारी प्राथमिकता इस समय ये चुनाव है जी। हमारी प्राथमिकता अपने संगठन को एकजुट संबित रखना पात्रा, है। हमारी प्राथमिकता जनता के लिए, जनता के मुद्दों पर काम करना है। देश के एक अहम मंत्री, बहुत ही बड़ी शख्सियत का सीधे नाम ले रहे हैं, वित्त मंत्री, देश के सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली पर आरोप लगा रहे हैं आशीष खेतान कि वो एक फर्जी स्टिंग करवा रहे हैं। संदीप जी, देखिए, मैं तो इनके बौखलाहट में भाग लेना नहीं चाहूंगा, मगर मैं एक डॉक्टर हूं तो डॉक्टर के नाते इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, जब हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो कुछ पेशेंट जो अनफॉर्चुनेटली कोमा में चले जाते हैं, तो कोमा के समय या कोमा से ठीक पहले एक फेज आता है जिसमें ब्लैबरिंग बिफोर द कोमा, जहां आदमी कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगता है, उसे खुद पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, क्योंकि कंट्रोल कहीं ना कहीं हट जाता है और वो कोमा में चले जाता है। मुझे लगता है 10 तारीख को जो कोमा में जाने की प्रिपरेशन कर रही है आम आदमी पार्टी, दिस इज द ब्लैबर बिफोर द कोमा। मतलब इन आरोपों में कोई दम नहीं है, ये तथ्यहीन है। आम आदमी पार्टी नहीं, मैं इसे आरोप भी नहीं मानूंगा, मैं इसे बचकाना मानूंगा। आशीष जी मेरे मित्र हैं, मगर मैं इतना कहना चाहूंगा, चंद दिनों पहले आप ही के चैनल पे आशीष जी मेरे साथ डिबेट में बैठे थे, वो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है जीवन से मार देने का। तो आप बताइए, उन्होंने ये भी ट्वीट किया था, आपने डिबेट किया था, तो उस समय भी मैंने यही कहा था कि हर बचकाने ट्वीट और हर बचकाने सवाल पर भारतीय जनता पार्टी जवाब दे, ये उचित नहीं होगा। मैं इस पूरे प्रक्रिया को भी बहुत बचकाना मानता हूं और मानता हूं कि इस पे मैं जवाब नहीं दूंगा। हिंदुस्तान की जनता देख भी रही होगी और जोर जोर से ठहाके लगा के हंस भी रही होगी। ओम थानवी साहब, गंभीर आरोप आशीष खेतान की तरफ, लेकिन तथ्य नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर संबित पात्रा का यह कहना कि ये बचकाने आरोप है, ये कमेंट करने लायक, प्रतिक्रिया देने लायक भी नहीं है। जी, मैं अभी आ रहा हूँ रागिनी। ओम थानवी, मेरा मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी के पास में तथ्य हों तो उनको जितना जल्दी सामने लाएं, क्योंकि उन्होंने कहा कि तथ्य नहीं, नाम सामने ले आए तो तथ्य भी लाने चाहिए, सामने लाने चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो कोई स्टिंग करेगा भी तो स्टिंग करके आपसे लेगा क्या? अगर आप सच्चाई पर हैं और अब तक जो इनकी पार्टी जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी है, चीजें साफ हैं, तो अगर आपके पास में कोई छुपाने लायक कोई चीज नहीं है तो कोई आपसे लेके क्या जाएगा? तो जिम्मेदारी का तकाजा ये है, और आशीष खेतान सिर्फ एक खांटी राजनेता नहीं है, ये एक बहुत मशहूर खोजी पत्रकार रहे हैं। जब भी आप ऐसी खबर ब्रेक करें, ऐसे बड़ा खुलासा करें, तो साथ में सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए, वरना आप नाम ना लें। ये जिम्मेदारी का तकाजा है, ये नैतिकता का तकाजा है। हो सकता है कि इसके पीछे कोई इनकी रणनीति हो, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि पिछली बार चुनाव में जिस तरीके से इनको घेरा गया था वो स्टिंग भी नहीं था, उसमें गड़बड़ थी। गड़बड़ इस मायने में कि स्टिंग हुआ और उसमें काम की चीज जो थी वो उछाल दी गई और बाकी चीज छोड़ दी गई। जैसे कहा गया कि आप पैसा लेंगे, हम ले लेंगे, लेकिन रसीद देंगे, तो रसीद देंगे हटा दिया गया और पैसा लेंगे बता दिया गया। तो वो जो चीज है वो फिर वो तथाकथित खोजी पत्रकार ने काफी पैसे भी कमाए, ये खबरें भी आई। अब ये तो नहीं पता, लेकिन वो स्टिंग नहीं, उसको स्टिंग नहीं कह सकते हैं। तो वो स्टिंग है या कोई षड्यंत्र है? क्योंकि स्टिंग में मेरा मानना यह है कि चीज को उजागर किया जाता है अगर कोई सच्चाई है। पर आशीष, सवाल अभी भी जस का तस, कहीं ऐसा तो नहीं कि 8-10 आदमी, ये मेरे पास भी जानकारी है। एक मिनट रागिनी, आप रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास।
आशीष मुझे ये बताइए, मेरी जानकारी ये बताती है मुझे, मेरे सूत्र बताते हैं कि हड़कंप मचा हुआ है आम आदमी पार्टी में। आपके 6-7 लोग ऐसे हैं जिन पर काफी गंभीर आरोप भी हैं, उन पर खुलासे हो सकते हैं। आपने प्रीएम्प्ट करने के लिए ये ऐसा सनसनीखेज आरोप तो नहीं लगाया है? आशीष, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, हमारे कोई भी प्रत्याशी के खिलाफ अगर कोई आरोप हो, कोई साक्ष्य हो, आज दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर एमएचए के नीचे काम करती है। आप सीबीआई की जांच करवा लीजिए, एसआईटी की जांच करवा लीजिए, हमारी सारी जांचें करवा लीजिए, सारी एजेंसीज हमारे ऊपर लगा दीजिए। चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं है, संबित पात्रा के शब्द चुरा रहा हूं। चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं है। सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे हैं, मनीष सिसोदिया जी पे आरोप लगे हैं, सब पर इन्होंने आरोप लगाए हैं, लेकिन उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। जरा सा भी हमारे ऊपर दाग नहीं मिला। ये तो ये भी कहते थे कि हम फॉरेन से फंड लाते हैं, इन्होंने खुद जाके क्लीन चिट दी है हाईकोर्ट में कि सारी जांच करवा ली, लेकिन हमारे आप खेमे में क्या इस बाबत घबराहट है कि आपके कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, उन्होंने कुछ गलत कृत्यों को अंजाम दिया है, वो रिकॉर्ड हो गया है? देखिए, वो इनकी मंशा ही नहीं है। हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा इनको, लेकिन चुनाव से पहले हमारा चुनाव खराब करने के लिए एक छोटा सा तबका जो मीडिया का जो बिका हुआ है, उसका दुरुपयोग करके हमारे खिलाफ ये खबर चलाना चाहते हैं। हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा, हमारे खिलाफ सारी जांच करवा लेंगे। नहीं, वो तो होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। रागिनी एजेंसी सब, रागिनी योर कमेंट। सुनिए, होना चाहिए, लेकिन हम अपने संगठन को ये चेतावनी देना चाहते थे, आगाह करना चाहते थे कि ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी का, ये एक्टिवेट हो गया है। जी रागिनी। देखिए संदीप जी, जब अपनी दवा खुद के मुंह में आती है तभी उसका कड़वा स्वाद पता चलता है। अब आप देखिए कि भ्रष्टाचार को दिल्ली से दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम आम आदमी पार्टी ने जन लोकपाल बिल को नहीं माना, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन को माना था। इसीलिए तमाम होर्डिंग पर, तमाम रेडियो के एडवर्टीजमेंट्स पर, तमाम पोस्टर्स पर इन्होंने दिल्ली की जनता को सिखाया कि कैसे स्पाई कैमरा लेकर घूमा जाए और हर काम जो सही गलत हट किया जाए। पर लेकिन अब जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, जब अपना दांव खुद ही उल्टा पड़ गया, तो ये भयभीत हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। इसीलिए ये पूर्वानुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई आरोप लगता, अगर कोई ऐसा वीडियो आता, उसके बाद पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखती। या अब आरोप लगा रहे हैं तो नाम बताइए, साक्ष्य दीजिए। आपने नाम बता दिया तो एविडेंस दीजिए। तो जनता, मैं 1 मिनट संदीप जी, 1 मिनट बस, एक जल्दी से खत्म करूंगी। तो दिल्ली की जनता इन पे भरोसा करती, लेकिन एक और गंभीर स्थिति है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी हुई है, एक दूसरे को अवसरवादी दिखाने की होड़ लगी हुई है, तू मैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ऐसे में तो लग रहा है कि ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर गुजर सकती हैं। तो देखना यह है कि अगर जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है वो सच है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर सच नहीं है तो भी कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के चुनाव को केवल एक सियासी रंगमंच की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली की जनता, उनके मुद्दे कोई तवज्जो नहीं है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। संबित पात्रा, डिस्कशन क्या हो रहा है कि ये पोस्टर किसने लगाया, ये विशेषण किसने दिया। तो ये चीजें मुझे लगता है बहुत ही चिंता का विषय है लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी। जी डॉक्टर पात्रा, पर एक चीज बताइए, जो बात आशीष खेतान कह रहे हैं कि ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट आपका ये कामकाज शुरू हो गया है, क्योंकि अंदर खाने बीजेपी में भी कुलबुलाहट है, गुटबाजी हावी हो गई है। अब आपने पूरी फौज उतार दी है, आप घबरा रहे हैं दिल्ली हाथ से ना निकल जाए कहीं। पहले आश्वस्त थे, अब घबराहट हो गई। मैं तो ओम थानवी जी के उत्तर से ही उत्तर ले आऊंगा। ओम थानवी जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप अगर हरे हरे राम राम श्याम श्याम भज रहे थे तो हम उस स्टिंग से क्या निकाल लेंगे, उस स्टिंग में क्या निकल के आएगा, अच्छा ही निकल के आएगा। और आप अगर बुरा कर रहे होंगे तो बुरा ही दिखेगा। तो आपके जिस प्रकार से आज भाव भंगिमा आम आदमी पार्टी की दिख रही है, नहीं, आपका कहने का मतलब क्या स्टिंग हो रहा है? चुपके पाप तो कर रहे थे। क्या स्टिंग ऑपरेशन हो रहे हैं क्या? नहीं, स्टिंग हो
देखिए, मैं नहीं जानता स्टिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं इतना जानता हूँ, जिसने पाप नहीं किया वो डर क्यों रहा है। मैंने तो एएनआई को बाइट दी, चोर की दाढ़ी में तिनका, कुछ हुआ ही नहीं, कोई स्टिंग ऑपरेशन सामने आया नहीं। मतलब आप ये ताल ठोक कर कह सकते हैं डॉक्टर पात्रा, डॉक्टर पात्रा, आप ताल ठोक कर मेरे दर्शकों को ये भरोसा दिला सकते हैं क्या कि कोई ऐसा ये स्टिंग, ऐसा हथकंडा नहीं अपना रही है बीजेपी? क्या आप ये भरोसा दे सकते हैं मुझे? मैं ताल ठोक के कह सकता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जो पापी नहीं है, जिसने पाप नहीं किया, वो ना डरे, और जो पापी है, आप बताइए क्या उसको डरना नहीं चाहिए? स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं? देखिए, अब आप इसे मुझे और रोचक नहीं चाहिए। आप इस मामले को अवॉइड करके इसे ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। आप सीधा कह दीजिए स्टिंग ऑपरेशन नहीं कराए जा रहे हैं, कह दीजिए ना ये बात। नहीं, छोटी सी बात। भारतीय जनता पार्टी में कोई डर्टी टिक्स डिपार्टमेंट नहीं है, कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है, स्लीपर डिपार्टमेंट है, ना हमारे पास कोई स्टिंग डिपार्टमेंट है। मुझे लगता ये सारे डिपार्टमेंट आप भी जानते हैं किसकी पार्टी में, आप उसी से पूछिए। गलतियों को उजागर करने का आपका माध्यम क्या है? मुझे लगता है सवाल इस पर है। नहीं, मेरा सवाल और डायरेक्ट है डॉक्टर पात्रा, स्टिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है ना? आप कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं, हाँ या ना? नहीं, देखिए, आशीष खेतान जी की पार्टी ने स्टिंग का पाठ पढ़ाया है। अब कोई अनजान, कोई अजनबी दिल्ली का कहीं अगर स्टिंग कर रहा हो तो मैं क्या जानूं? मैं तो इतना बीजेपी तो नहीं करवा रही हमारे यहाँ डर्टी टिक, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी नहीं करवा रही ना। हमारे यहाँ कोई डर्टी नहीं, देखिए, हमारे यहाँ कोई डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट नहीं है। डरे वही जिसने पाप किया है, जो निष्कलंक है वो सर उठा के जिए। और आरोपों का एक और अध्याय जुड़ गया है, एक बयान में सुनवाना चाहूंगा। पहले टिप्पणी लूंगा ओम थानवी साहब की और फिर आशीष आपके पास आऊंगा। आप ही के नेता, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल एक और स्पिन क्या दे रहे हैं, सुनिए। कुछ नेताओं के मेरे पास फोन भी आए थे, बोले जी अरविंद जी घबराओ मत, हम सारे मिलकर किरण बेदी को हराएंगे। मैंने कहा मेरे को क्यों घबराना है, जब आप हो तो हमको चिंता करने की क्या जरूरत। तो दोस्तों, ये सारी बीजेपी बिखरी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी के नेता मुझे फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं ये किरण बेदी तो हार जाएगी। ये आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी वालों से भी संपर्क साधे हुए हैं, लेकिन डर भी रहे हैं कि फर्जी स्टिंग ऑपरेशन हो जाएगा। ये खेल मुझे समझ नहीं आ रहा है सर। थानवी साहब, उनको फोन किया कि नहीं किया ये पता नहीं। हाँ, नहीं, वो कह रहे हैं कि मुझे फोन किया, लेकिन ये पक्की बात है, जितनी जानकारी मुझको है कि भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात के खतरे जबरदस्त ढंग से मंडरा रहे हैं और खुद कृष्णानगर में उनके हाथ पांव फूले हुए हैं किरण बेदी के, ये मान करके कि अब तक 50% से ज्यादा वोट मिलते रहे हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन वाली स्थिति नहीं है, उनके समर्थक भी मुझे नहीं लगता कि बहुत खुश हैं, क्योंकि जिस तरह से इनको लाया गया और उसके बाद में कुछ ही दिनों में अपने आचरण से कई इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, उस सब में उनकी स्थिति इतनी पतली और खराब हो गई, कुछ किसी मुद्दे पे साफ नहीं है, कई चीजें इतनी उलझी हुई हैं। जो जन लोकपाल आंदोलन में साथ में थी, अब वो पारदर्शिता के बिल्कुल खिलाफ बोलने लगी है। तो मुझे लगता है कि अब पार्टी चिंतित हो गई है, लेकिन ये जो खतरा जो केजरीवाल ने कहा है, ये खतरा तो निश्चित नहीं। मेरा सवाल आशीष ये है, घर के भेदियों के सहारे चुनाव जीतने उतरे हैं क्या आप? अब मैं यहां बताने लगूं, आप जानते हैं, नाम आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि सतीश उपाध्याय के डॉक्यूमेंट्स आपको किसने दिए। अब अरविंद केजरीवाल सबको कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी के नेता मुझसे बात कर रहे हैं, किरण बेदी हार जाएगी। आप घर के भेदियों के सहारे चल पड़े हैं क्या आशीष? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी का एक इतिहास रहा है। उससे पहले भी पार्टी नहीं भी जब बनी थी तो विसिल ब्लोअर्स हमारे पास सूचना लेकर आते हैं। मुकेश अंबानी का बैंक अकाउंट का नंबर हो, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दस्तावेज, यहाँ तो बीजेपी के नेताओं की बात हो रही है ना, अनिल अंबानी के खिलाफ दस्तावेज हो। नहीं, इसमें देखिए कि चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, वो भी कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के परिवार से नहीं, खबर ये है, देखिए आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूँ, सारी इंफॉर्मेशन में से मुझे सबसे रोचक बात ये लगी कि आप लोग और अरविंद केजरीवाल बीजेपी के नेताओं से संपर्क में हैं, घर के भेदियों को आप उकसा रहे हैं। देखिए, बीजेपी में भी कुछ आपको मैं बता दूं कि जब
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सूचना आई थी तो बहुत सारी सूचना अंदर से आई थी। इसी तरीके से जब सतीश उपाध्याय के खिलाफ सूचना आई, आपने बिल्कुल सही इशारा किया, वो सूचना भी हमें नहीं मिली, लेकिन कोई विसिल ब्लोअर भारतीय जनता पार्टी में अंदर से हमें दे गया कि सतीश उपाध्याय विसिल ब्लोअर बड़ी पॉजिटिव टर्म है। विसिल ब्लोअर नहीं थी वो, विसिल ब्लोअर नहीं थी वो, बीजेपी की डिसग्रंटल्ड नेता थी। देखिए एक चीज समझ लीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे जनता का फायदा होता हो। आपने तो तमाम अच्छी अच्छी फिल्में देखी हैं, ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन देखी है, तो हर बार इंफॉर्मेशन डिसग्रंटल्ड एलिमेंट से ही आती है। वो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो सूचना इसमें बड़ा सवाल अब ये निकलेगा आशीष, जो सवाल में पब्लिक इंटरेस्ट, जो सवाल में डॉक्टर संबित पात्रा से पूछूंगा, एक छोटे सा ब्रेक लूंगा, सवाल मेरा सीधा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। जो थोड़ी बहुत गुटबाजी हर पार्टी में होती है, बीजेपी में उसे और हवा देने की कोशिश है। ब्रेक के बाद यह सवाल, सबसे बड़ा सवाल में बात हो रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव की, और इसी कार्यक्रम में एक बहुत ही अहम, बहुत ही गंभीर, बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने। अभी तक सब जगह यह बताया जा रहा था कि फर्जी स्टिंग ऑपरेशन कराएगा, कोई बड़ा मंत्री करा रहा है, इस ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशीष खेतान ने न्यूज 24 पर सीधे सीधे अरुण जेटली, देश के वित्त मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली का नाम लिया है कि वो फर्जी स्टिंग को, इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, सवाल अब आपसे, इन बातों को तूल देकर गुटबाजी की बातें जो बढ़ा रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी को लेकर, उनकी घबराहट भी हो सकती है, लेकिन क्या गुटबाजी एक कड़वी हकीकत भी है आज की दिल्ली की बीजेपी? नहीं, देखिए, इसी प्रकार का विषय 2014 लोकसभा के चुनाव से पहले भी भाजपा के लिए कहा जाता था। आप खुद संदीप जी, हमने आपके साथ कई डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, और हम तमाम पार्टीज के लोग भारतीय जनता पार्टी पे ये कह के आरोप लगाते थे कि बहुत गुटबाजी है और किसी भी कीमत पे मोदी जी नहीं आए। नहीं सर, मुझे आम आदमी पार्टी से कुछ नहीं लेना, मुझे बीजेपी से कुछ नहीं लेना, मुझे कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल से कुछ नहीं लेना। डॉक्टर पात्रा, मेरा सवाल नहीं, गुटबाजी का सवाल, एक जर्नलिस्टिक सवाल यह है कि अब आपने चेहरा बना दिया किरण बेदी को, प्रचार की कमान दे दी है अरुण जेटली को, 14 केंद्रीय मंत्री आपने लगा दिए हैं, साथ ही साथ आपने राज्य मंत्री लगा दिए हैं 70 की 70, बाकी विधानसभाओं में मतलब 56 जगह आपने राज्य मंत्री लगा दिए हैं। हर्षवर्धन कहीं दिख नहीं रहे हैं। मैं इसे गुटबाजी मानूं तो और क्या मानूं? गुटबाजी नहीं मानू तो नहीं। कौन कहता है कि हर्षवर्धन जी दिख नहीं रहे हैं? कौन से इलाके की जिम्मेदारी दी गई उन्हें? हर्षवर्धन जी, पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी है उनकी, पूरी दिल्ली की, कृष्णानगर की स्पेशल जिम्मेदारी है उनके ऊपर। वो सबसे बड़ा सीट, वो सबसे महत्वपूर्ण सीट है कृष्णानगर, जहां से खुद सीएम की कैंडिडेट लड़ रही हैं। तो क्या हर्षवर्धन जी महत्वपूर्ण नहीं है? वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है भारतवर्ष के, क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? और देखिए, सबसे बात सुंदरता देखिए, नहीं, हर्षवर्धन को कौन से इलाके की जिम्मेदारी दी गई? हर्षवर्धन को कौन से इलाके की जिम्मेदारी दी गई? मैं थोड़ा पढ़ देता हूं आपके लिए। जो केंद्रीय मंत्री है ना, जेपी नड्डा को करोल बाग, पीयूष गोयल को चांदनी चौक, कृष्णपाल गुर्जर को मयूर विहार, महेश शर्मा को शादरा, कैलाश विजयवर्गीय को केशवपुरम, धर्मेंद्र प्रधान को नई दिल्ली, संजीव बालियान को बाहरी दिल्ली, मुख्तार अब्बास नकवी को नवीन शादरा, श्याम जाजू को उत्तर पूर्वी, अनुराग ठाकुर को पश्चिमी दिल्ली, वगैरह वगैरह वगैरह। ये बाकी नेताओं के भी नाम आ गए। मुझे हर्षवर्धन नहीं दिखाई दिए। हर्षवर्धन आपको इसलिए नहीं दिखाई दिए क्योंकि पहले ही दिन जब किरण बेदी जी का नाम अनाउंस हुआ था और ये डिसाइड हुआ कि कृष्णानगर से वो लड़ेंगी, उसी दिन से आपको ध्यान होगा कृष्णानगर से जब पीसी हुआ उसमें भी हर्षवर्धन जी थे, और पूरे इस सीट का कमाल हर्षवर्धन जी ही संभाले। इतनी फौज क्यों उतारनी पड़ी? चाहता हूँ मुझे डॉक्टर पात्रा ये बताइए, कल तक तो आप ये कह रहे थे कि अरे दिल्ली में तो हम जीतेंगे, पूरी हवा चल रही है, लहर चल रही है, अब ये इतनी बड़ी फौज क्यों उतारनी पड़ी आपको? नहीं संदीप जी, आप बोलने देंगे तो मैं जरूर इसका उत्तर दूंगा। बताइए। 50 सेकंड बोलने दीजिए, मैं उत्तर देता हूं। पहला विषय,
पहला विषय है, ये तो पार्टी की सुंदरता है कि हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं, हमारे पास एक बुके ऑफ फ्लावर्स हैं जो उतर सकते हैं जमीन पे, कॉन्स्टिलेशन ऑफ लीडर है। आप बताइए, दोनों मेरे साथी बैठे हैं, रागिनी जी बैठी हैं, आशीष जी बैठे हैं, आप इनसे पूछिए कितने नाम वो गिना पूरे भारतवर्ष में। एक सेकंड, क्यों नहीं, हम हर जगह लगाएंगे। जम्मू कश्मीर से लेके कश्मीर में भी हमने इतने लोगों को लगाया हुआ था, केरला तक लेके हर जगह हमारा संगठन लगेगा, क्योंकि ये संगठन कलेक्टिव लीडरशिप में, क्योंकि ये संगठन एक साथ चलने में विश्वास रखता है। ये हमारी खूबसूरती है। ये हमारा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसे मुझे डिफेंड करना पड़े। आप डिफेंड करिए अपने अपने पार्टीज को कि आपके पास इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है जो हर सेक्टर में काम कर सके। जी आशीष, फिर रागिनी। कहना चाहती हूँ, मुझे मौका दीजिए, मैं ब्रेक से पहले से। हाँ, आशीष पहले रागिनी, देखिए उन्हें कम मौका मिल रहा है। रागिनी, देखिए, ये मुझे आज आपके शो पे कम से कम ये उजागर हो गया कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से पारदर्शिता की गुहार लगाती रही है, उन दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं में तो कम से कम कोई साफगोई नहीं है। आपने जितने सवाल पूछे, किसी का भी सीधा सीधा जवाब मिला नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये है कि जब अंतिम दाव भी उल्टा पड़ जाता है, या आपके शब्दों में कहूं कि अगर ध्रुव का पत्ता भी पिट जाता है तो फिर ऐसा ही करना पड़ता है। अब पहले तो कहते थे कि रागिनी माफी चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है। रागिनी माफी चाहूंगा और डॉक्टर पात्रा की रिएक्शन लेना चाहूंगा। रागिनी माफी के साथ आप समझ जाएंगी, खबर बहुत अहम है। खबर ये आ रही है कि किरण बेदी के पास दिल्ली के 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। पीटीआई के हवाले से यह खबर आ रही है, किरण बेदी के पास अलग अलग पते के 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। एक पता तालकटोरा लेन का है, दूसरा उदय पार्क का पता है। और ये आपको रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं, 2 वोटर आईडी कार्ड हों तो आप चुनावी प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आप प्रवक्ता है। चुनाव रद्द हो सकता है। देखिए, मुझे पूरा विषय देखना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से अगर ऐसा कुछ है तो किरण जी इसका जवाब देंगी। और मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी के पास भी 2 कार्ड थे, उन्होंने भी उसका जवाब दिया था। तो ये एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है, जरूर हमारी पार्टी इस प्रक्रिया को निभाएगी। आशीष जी, देखिए, वो अलग है। इलेक्शन कमीशन और किरण बेदी जी के बीच का मामला है कि इनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। इलेक्शन कमीशन इनसे जरूर जवाब देगा। आशीष, लेकिन मेरे सहयोगी उन्होंने चुनाव आयोग से बात की है। आशीष, 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। राजीव रंजन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर को लेकर मेरे साथ और जानकारी के साथ। मुझे ये बताइए राजीव, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है 2 वोटर आईडी कार्ड, इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे चुनावी प्रक्रिया पर? किरण बेदी के चुनाव लड़ने पर क्या असर हो सकता है? देखिए, जब किरण बेदी पुलिस अधिकारी थी तब तालकटोरा रोड में वो रहा करती थी। एक वोटर आईडी कार्ड वहां के पते पर है, दूसरा वोटर आईडी कार्ड जहां वो रहती हैं उदय पार्क, वहां के पते पर है। 2 पते पर किरण बेदी का वोटर आईडी कार्ड है और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग इसकी जांच कर रहा है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह कहा कि अगर किरण बेदी ने पहले से एक एप्लीकेशन डाल नहीं रखी होगी इस बात की कि एक उनका वोटर आईडी कार्ड निरस्त किया जाए, तो उनके खिलाफ एक्शन, लीगल एक्शन हो सकता है। वो लीगल एक्शन क्या हो सकता है? इससे ज्यादा की जानकारी उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि वो दोनों आईडी कार्ड उनके पास कैसे हैं और उन्होंने निरस्तीकरण के लिए एप्लीकेशन दिया है कि नहीं, इस बात की पहले जांच होगी। अगर नहीं दिया होगा तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। इससे ज्यादा की जानकारी चुनाव आयोग से भी नहीं मिल साहब, हमने देखा है ये चुनावी प्रक्रिया में छोटी छोटी बातों पर कई बार बाज दफा हल्की फुल्की चूक भी कितने अहम असरात कर जाती है, जैसा इंदिरा गांधी के चुनाव में हुआ था 70 के दशक में। हाँ, लेकिन ये मामूली चूक नहीं है, खासकर जब अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और मतदाता के रूप में आपके पास में 2 कार्ड हैं और 2 आपने रखे हुए हैं, पहला कार्ड निरस्त नहीं करवाया है, तो मुझे लगता है गंभीर बात है। लेकिन अब चुनाव आयोग हमारा जो है जिस तरह से काम कर रहा है, जो चीजें हैं कैसे क्या होती है नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। पर अरविंद केजरीवाल पर भी ऐसे आरोप लगे थे और आपका तो एड्रेस भी फ्लोट कर रहा था। आशीष, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं मैं।
तो देखिए, हमारे ऊपर तमाम आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने, और तमाम आरोपों के जवाब हमने इलेक्शन कमीशन को दे दिए। इलेक्शन कमीशन हमारे तमाम जवाबों से संतुष्ट है। जी। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आपने बहुत बड़ी बात उठाई कि 56 विधानसभा में राज्य मंत्री और 14 विधानसभा में केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री। कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी, संगठन और सरकार में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये चुनाव केंद्रीय सरकार नहीं लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मंत्री नहीं, आशीष, मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा आपकी बात से। वित्त मंत्री, अगर कोई पार्टी है वो अपने बेस्ट चेहरे उतारेगी, उनके पास ज्यादा चेहरे हैं, आपके पास कम है, वो आपकी प्रॉब्लम है। वो अपना बेस्ट फेस नहीं उतारेंगे क्या? आप तो कह रहे हैं कि भारत वर्ल्ड कप खेलने जाए, उसमें महेंद्र सिंह धोनी नहीं होना चाहिए था। अरे उन्होंने तो धोनी भी उतार दिया, इन्होंने विराट भी उतार दिया, इन्होंने रोहित शर्मा भी उतार दिया। ये कौन सी बात हुई? नरेंद्र मोदी ही तो बेस्ट चेहरा था। नरेंद्र मोदी जी को हटाकर किरण बेदी को क्यों लाया गया? बेस्ट चेहरा तो हटा दिया है। हाँ आशीष बताइए, क्यों नहीं उतारेंगे भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, बिल्कुल उतारे। चुनाव प्रचार के लिए उतारे वो अलग बात है, लेकिन चुनाव कैंपेन को मैनेज करना, पीछे से उसको रन करना, यहां पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की संभावनाएं और शंकाएं बढ़ जाती हैं। अगर वित्त मंत्री सारा कुछ काम धाम फिर आशंकाओं का खेल, फिर से षड्यंत्र की बात है कि आखिर क्यों उठ रहा है। राजू ने अच्छी बात कही है। षड्यंत्र की बात नहीं है, थानवी साहब को जोड़ना चाह रहे हैं। थानवी साहब, नैतिकता की बात है जी। थानवी साहब, प्रिंसिपल्स की बात है, सिद्धांतों की बात है। एक मिनट, रागिनी आप ही की बात की कुछ तस्दीक कर रहे हैं। रागिनी आप ही की बात की तस्दीक कर रहे हैं थानवी साहब जी। मैं कह रहा हूँ कि रागिनी ने, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। रागिनी, रोका अपने संवाददाता के पास जाने के लिए। सब कांग्रेस वालों की ज्यादा दिक्कत हो गई है आजकल। बीजेपी वाले और आम आदमी पार्टी वालों को मैं काबू में कर लेता हूँ, कांग्रेस वाले ही बेकाबू हो जाते हैं। एक मिनट सुन लीजिए थानवी साहब की बात। जी नहीं, मैं कह रहा था कि आरोप मुझ पर नहीं लगा सकते। मैं कांग्रेस वालों पर लगा रहा हूँ। शांति से अपनी बारी का इंतजार करती रही। जी थानवी साहब, नहीं, मैं ये कह रहा था कि रागिनी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। अभी कुछ समय पहले तक नरेंद्र मोदी ही चेहरा थे और बड़े बड़े चेहरे जो थे उन पे पर्दा, काला पर्दा डाल दिया गया था, और बाद में 17 में आके तो उन्होंने उनको घर भी बिठा दिया। अकेले उन्होंने चुनाव लड़ा। दिल्ली की शुरुआत भी उन्होंने अकेले की थी। तो रामलीला मैदान के बाद जब पता चला कि उनका जादू अब उतार पर है, तब उन हाथ पांव फूलने लगे। और उसके बाद कई तरह की चीजें जो है वो सामने आई हैं, और उनमें अब ये जो पूरा मंत्रिमंडल, ठीक है कि उनके पार्टी के लोग हैं, लेकिन क्या ये सारे मंत्री, ये मंत्रियों की फौज जम्मू कश्मीर में थी? आपको पता चलेगा कि इसमें बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो भी दिल्ली में बैठे हुए थे। तो ये जो चीज है ये महत्वपूर्ण है। ये एक तरह का डेस्परेशन, एक तरह का जो कहना चाहिए कि भय जो है वो जाहिर होता है, और उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस चुनाव में डरी हुई है। ये साबित होता है इस सारी चीज से। वो झोंक दे अपने नेताओं को, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी, ये तो बीजेपी की बात हो गई, क्योंकि रागिनी आपकी बात को आगे बढ़ाया था। अब मैं थानवी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये पूछूं, औरों पर तो सवाल उठा दिया, आप क्या पूरी तरह से आश्वस्त हैं दिल्ली को लेकर कि सिर्फ एक अजय माकन का चेहरा दिखा दिया, बाकी आपका कोई नेता उतरने को तैयार नहीं? कहां है कपिल सिब्बल, कहां है सलमान खुर्शीद, कहां है पी चिदम्बरम? जिस तरह के दो चेहरे सामने आ रहे हैं, हाँ, मैं आ रहा हूं। दोनों चेहरों यानी कि किरण और केजरी के बारे में हर रोज नया खुलासा हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, अजय माकन, जिसने 30 साल तक दिल्ली की जनता की सेवा की, जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे तो सीएनजी कन्वर्जन लेकर आए, अकेले आदमी का चेहरा आगे कर दिया। मैंने अजय माकन से ही पूछा था कि सर आपको बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा? सीडब्ल्यूजी के बाद स्पोर्ट्स में ट्रांसपेरेंसी लेकर आए। तो वो, मुझे तो लगता है कि वो तो दोनों चेहरों पर हावी रहेंगे। पहली बात, मेरा सीधा सवाल रागिनी अजय माकन से यही था कि बाकी लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, दफ्तरों में बैठे हैं, कहीं आपको बलि का बकरा तो नहीं बना रहे? सारी जिम्मेदारी आप पर डालकर। अरे कम से कम सीएम कैंडिडेट, देखिए सीएम कैंडिडेट और पीसीसी अध्यक्ष के बीच में तो कोई झगड़ा नहीं चल रहा ना। इनके यहाँ तो किरण बेदी एक बात, अब नई चीज मत बताइए। आपके पीसीसी अध्यक्ष तो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। कहा कि हमारे बीजेपी तो अपने अध्यक्ष को टिकट नहीं देती, और आप टिकट देते हैं, नाम अनाउंस करते हैं, आप चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। बीजेपी वालों ने तो सतीश उपाध्याय को टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने टिकट दे दिया अरविंदर सिंह लवली को, वो बोले नहीं लड़ना भैया, नहीं लड़ना। मुझे जवाब देने दीजिए। जी बताइए।
अब आप वही सवाल दोहराए जा रहे हैं। हाँ। मुझे जवाब तो देने दीजिए, जवाब दे रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल जवाब दे रही हूँ। अरविंदर सिंह लवली जी का नाम पहली लिस्ट में था। हाँ। उन्होंने चुनावी तैयारी भी शुरू की थी। हाँ। पार्टी को ये लगा और उन्होंने भी ये महसूस किया कि अगर एक सीट तक उनको सीमित रखा जाएगा तो उनकी जिम्मेदारी को संकीर्ण रूप से देखा जा रहा वाह, है। वाह, प्रदेश अध्यक्ष तो 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ा था। तो पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, आपके उपाध्यक्ष को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आप अरे भाई सतीश उपाध्याय जी ओबामा के बारे में क्या अब पलट गई, अपनी बात नहीं करेंगी। एक कमेंट आपका, ब्रेक लेना होगा। संबित पात्रा, आप जोड़ना चाह रहे थे कुछ? कैडर पे बेस्ड पार्टी है, वो कैडर वाली पार्टी है। कैसे जोड़ूंगा, ये चिल्लाएंगे तो। चलिए डॉक्टर पात्रा शांत हो। जो आईपीएस नहीं जो पहली लेडी आईपीएस होने की बात को नहीं, अब मुझे पूरा करने दीजिए, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। ये हर बार संबित पात्रा जी गाना गाते हैं कि पहली लेडी आईपीएस। चलिए बोल ही लीजिए, सरकार तो बनेगी नहीं, कम से कम बोल तो लीजिए। पद अगर नहीं मिला तो क्यों छोड़ के चली गई अपना कार्यकाल? क्यों मिजोरम में एक ट्राइबल लड़की की सीट अपनी बेटी के लिए मांगी? नहीं पूछ सकते। पर पहली महिला आईपीएस जिन्हें 40 साल का प्रशासनिक अनुभव है, वो ये नहीं जानती कि 2 वोटर आईडी कार्ड नहीं होने चाहिए। चलिए ये बात हो गई। डॉक्टर पात्रा, आपका कमेंट, मुझे ब्रेक लेना है, एक क्विक कमेंट आपका। डॉक्टर पात्रा कहते हैं कि घूसखोरी करो, ठीक हो गया। रागिनी चुप होगी तभी तो बोलूंगा। ये दोनों पार्टियां कुछ नहीं समझती। चलिए डॉक्टर पात्रा, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को रागिनी प्लीज। हाँ डॉक्टर पात्रा, ये शांत हो तभी तो। देखिए मैं 3 शब्दों में रख देता हूं अपना। अब देखिए कांग्रेस में रागिनी जी हमारी मित्र हैं, मगर इतना कहना चाहूंगा, कांग्रेस की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि जो मैं डॉक्टर हूं, आज डॉक्टर के वर्ड में ही कह देता हूं कि वेंटिलेटर पे मरीज पड़ा है, सांस आ रही है जा रही है, बगल वाले बिस्तर पे देख के बोल रहा है अच्छा इसको कांटा लग गया। ऐसे होता है क्या? प्राण निकला? नहीं, ये पुराना नहीं है, ये मैं पूरा आपके भी तो पुराने डायलॉग चल रहे हैं। अरे आपके भी तो पुराने डायलॉग चल रहे हैं। राहुल गांधी नहीं बदल रहा है तो हम क्या करें? जब राहुल गांधी नहीं बदल रहा है तो हम क्या करें? चलिए ये आरोप प्रत्यारोप होने लगे। एक आखिरी कमेंट में ले लूं आप तीनों की इजाजत से। डॉक्टर पात्रा, रागिनी और आशीष खेतान, ओम थानवी साहब, इस तमाम चीजों के बीच आरोप लग रहे हैं, अरुण जेटली का नाम आ गया, गुटबाजी की बात हो गई, असल मुद्दे कहां गए? एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा, एंड कमेंट। ये बड़ी बात है कि दिल्ली को लेकर जो बात होने वाली थी, आपस में पार्टियों के जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो बढ़ गए हैं। और मीडिया को लेकर, चूंकि मैं भी मीडिया से हूं, तो अगर आरोप लगाए जाते हैं इसमें तो कोई शक नहीं है कि मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत पहले से करती आई है। लेकिन अगर आरोप लगाए गए हैं तो उसके तथ्य भी जो हैं सामने आए तो ठीक है। चुनाव की गर्मा गर्मी में सारी चीजें होती हैं, विकास के मुद्दे भी छेड़ते हैं, उनसे वोट नहीं मिलते हैं, तो वोट तभी मिलते हैं जब आप एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो चीजें हैं, और खासकर आप पार्टी इसके लिए जानी जाती है, वो तैयारी के साथ आते हैं। आशीष खुद जो है वो बड़े संजीदा पत्रकार रहे हैं, तो चीजें हैं तो उनको सामने ले आना चाहिए, क्योंकि बात संगीन है और ऐसा पहले होता आया है, इसलिए हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चीजें बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हमारी चर्चाएं, और ये मैंने पहले भी इसी उम्मीद के साथ अपने कार्यक्रम का समापन किया था कि मुद्दों की चर्चा हो जाए, बिजली, पानी, गरीबी, महंगाई, उस पर चर्चा हम वापस करें, वो उस पर लौट जाएं। डॉक्टर पात्रा, रागिनी नायक, आशीष खेतान, ओम थानवी साहब, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।